हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तबरेज़ मलिक। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। आपने लाइव वीडियो देखा, विवेक भाई का पूरा इन्फॉर्मेशन बताया उन्होंने कि कैसे परमिट का प्रॉब्लम हो रहा है, कैसे अपॉइंटमेंट का प्रॉब्लम हो रहा है, कैसे एम्बेसीज इश्यूज़ कर रही है, कैसे गवर्नमेंट इशू कर रही है। किसी की कोई गलती नहीं है, गलती ये है कि आपको सही तरीके से चीज़ों को समझना ज़रूरी है। अब पार्ट 2 में नहीं, लाइव के बाद एक वीडियोस यहाँ पे इसलिए बना रहा हूँ विवेक भाई के साथ कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। विवेक भाई, स्वागत है फिर से मेरे चैनल में। हम लोग लाइव आए थे और काफ़ी लोगों ने प्यार किया। बहुत सारे कमेंट आपको भी आए होंगे, शायद आप जब अपलोड करोगे तब आपको भी शायद आया होगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा डिले में आऊँगा। विवेक भाई, बात करते हैं सैलरी पे कि एक आम बंदा अगर यहाँ पे फैक्ट्री वर्कर में आता है या फूड डिलीवरी में आता है या फिर रेस्टोरेंट में आता है या मैन्युफैक्चर में आता है, तो एक 2-3 साल के एक्सपीरियंस बंदे की सैलरी क्या होती है, क्या पे मतलब क्या बोलते हैं, जिलोटी पर आवर क्या मिलता है, मंथली क्या होता है, टैक्सेशन सिस्टम कैसे चलता है, यहाँ पे कितना डिडक्शन होता है, घर का कितना खर्चा होता है, फूडिंग क्या होता है, थोड़ा रोशनी बताना चाहेंगे। ठीक है श्योर। अगर 2024 के पोलैंड के हिसाब से मिनिमम वेज ऑफ पोलैंड ये है कि आसपास 1000 यूरो। 1000 यूरो आसपास, मतलब वो मिनिमम 4000 जिलोटी। हाँ, ऐसा ही होता है। ठीक है, ये मिनिमम वेज है पोलैंड। आपको देना पड़ेगा, मतलब देना ही है टैक्स के बाद। अगर फुल टाइम आप काम करते हो किसी कंपनी में 8 से 9 आवर। फुल टाइम का मतलब ये होता है कि मंथ में 100 आसपास 170 आवर ये होता है। ओके, फुल टाइम जॉब। ठीक है। फुल टाइम जॉब करते हो तो 170 का मतलब वही हुआ कि 9 घंटा। हाँ, 9 आसपास। ठीक है। अगर ये होता है तो 1000 यूरो का आसपास आपको देना पड़ेगा टैक्स के बाद। वो नहीं, वो विथ टैक्स है। विथ टैक्स है, उसमें टैक्स कटेगा। उसके बाद हो टैक्स जाएगा। कितना कटेगा? मैं बोलता हूँ, जुलोती में बोलता हूँ। जुलोती में होता है 3300 आसपास होता है। हैंड में मिलेगा जुलोती, ऑन हैंड, ऑन अकाउंट। तो मतलब आप बोलना चाहते हैं लगभग 200 यूरो कटता है। ठीक है, समझ गया मैं। हाँ ठीक है, 800 रुपये आ गया हाथ में। हाँ। इसमें कंपनी एकोमोडेशन मिल गई? नहीं, वो फ़र्क है। वो जब एकोमोडेशन की बात होता है वो अलग होता है, क्योंकि इनकम जो होता है गवर्नमेंट ने जो बोलता है कि इनकम इतना देना है मिनिमम, ये तो उसका मतलब ये नहीं कि एकोमोडेशन देना है। ये नहीं, डिपेंड करता है कंपनी पे। हाँ, डिपेंड करता है कंपनी में वो एकोमोडेशन। और ये एकोमोडेशन जो है ना, एकोमोडेशन इनकम नहीं है, ये समझना चाहिए। एकोमोडेशन है, सर्विस है, कंपनी के द्वारा दिए बेनिफिट है, सुविधा है, नहीं कि इनकम। तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि किसी को अकाउंट में आता है वो इनकम होगा। किसी को 1000 मिल रहा है तो वो पता कर ले कि कंपनी एकोमोडेशन दे रही कि नहीं। हाँ, वो एडिशनल फीचर है कंपनी की। कंपनी की एडिशनल सर्विस है, इसलिए ये बात में रखें। ठीक है, अगर वो दे रहा है तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ, और वो जो कंपनी होता है, बड़े बड़े कंपनी होते हैं वो देते हैं। ठीक है, पर उसके लिए थोड़ी सी पैसे भी लेते हैं। मंथली 300 जुलोती 400 जुलोती वो लेते हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं है, लगभग हाँ, 70-80 यूरो। वो इसलिए कंपनी में जो काम करता है उसके लिए एकोमोडेशन मिलता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। 300-400 महीने के देना है, एकोमोडेशन मिल जाता है। वो इनकम ये होता है। पर उसके बाद सिर्फ फुल टाइम में 170 आवर हो जाता है। उसके बाद भी कंपनी में सीजन हो तो एक्स्ट्रा आवर भी हो जाएगा, मिल जाता है। तो मतलब उसमें थोड़ा आदमी कमा लेता है। सीजन में हर कंपनी में 3-4 महीने सीजन चलता है। वो विंटर में भी हो सकता है और समर में भी हो सकता है। कंपनी में डिपेंड होता है कौन सी सीजन में एक्स्ट्रा आवर होता है। उस हिसाब से एक आदमी नॉर्मली अभी की वक्त में 5000 से 6000, उस सीजन जब है नॉर्मली वो कमा रहता है 5000 से 6000 जुलोती, है ना। उससे खर्च होता है, उसके एकोमोडेशन के लिए खर्च होता है 300-400, खाना में इधर उधर करके मैक्सिमम 1000 जुलोती हम एक्सपेंडिचर में रख सकते हैं। 3000 जुलोती बचा लेते हो। अगर 4000 कमा लेते हो, कंपनी में शायद 5000 कमाता है अभी, तो मतलब वो मिनिमम से ज़्यादा ही तो 3.5 मतलब बचा लेते हैं लोग आसानी से। हाँ। अच्छा, इसके अलावा जब बंदा यहाँ पे आता है तो मेडिकल नहीं होता यहाँ, शायद मैं सुना। मेडिकल होता है पर ऐसा स्ट्रिक्ट मेडिकल नहीं है।
किस टाइप का मेडिकल है? फॉर्मेलिटी कंप्लीट करना पड़ता है, जैसे कि वो स्टूल टेस्ट करना पड़ता है। ओके। एक मेन टेस्ट वो स्टूल होता है, उसके बाद जस्ट जनरल डॉक्टर के पास जाना है, वो कुछ पूछता है। ये सारे एक्सपेंस कंपनी कवर करती है? ठीक है, सब कुछ पूछता है। हाँ ठीक है, तो हो गया। ये कंपनी कवर करती है कॉस्ट? नहीं, वो कंपनी पे करेगा उसके लिए। ओके। तो उसके बाद बायोमेट्रिक होता है यहाँ पे? बायोमेट्रिक तो वो लीगल प्रोसीड्यूर हम जब करते हैं उसमें बायोमेट्रिक होता है। सारे डॉक्यूमेंट कंपनी काम करती है। TRC अभी 1 साल का मिल रहा है कि 3 साल का मिल रहा है? TRC नॉर्मली 3 साल का मिल जाता है प्राय मैक्सिमम कंपनी को, पर ये डिपेंड होता है कि कंपनी कैसा है। और वो जो मैंने पहले बताया था ना, जो वर्क परमिट के लिए फॉर्म एप्लीकेशन फिलअप करना होता है, वैसे ही जब आदमी को TRC के लिए अप्लाई करना होता है, वो ऑनर से एम्प्लॉय को एक फॉर्म फिलअप करना होता है उधर, कि भाई 1 साल उसमें लिखना है कि कितने साल के लिए हायर करना है, उसके आधार में। और वर्क परमिट कितने साल का है। अगर वर्क परमिट आपके पास 1 साल का है तो वो कॉन्ट्रैक्ट, जॉब कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसके बाद मिलता है। पहले हमको ये समझना चाहिए कि जो वर्क परमिट होता है ना, जब वर्क परमिट मिलेगा उसके बाद जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। जॉब कॉन्ट्रैक्ट यहाँ आने के बाद मिलता है ना? आने के बाद। हाँ, तो उसकी कीमत है। हाँ, ना कि उसकी कीमत है। हाँ। वो वर्क परमिट अगर 1 साल की है, तो आपके लिए सिर्फ 1 साल की ही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। हाँ। और बाद में 1 साल के ही TRC आ जाएगा। अच्छा। तो मतलब पहले से आपको 3 साल का ले लेना है, इसलिए वो प्लस पॉइंट हो जाता है। जब आपके पास 3 साल की वर्क परमिट है तो बाद में उसका फायदा ये होता है। ठीक है। पर वो एक्सटेंड में होता है, इसका मतलब ये नहीं कि 1 साल है 1 साल के बाद नहीं होगा, ये से नहीं हो जाएगा। पर 1 साल के ख़त्म होने के बाद 3 साल की वर्क परमिट आ जाएगा आसानी से। अब बात करते हैं मेडिकल पे। हाँ। मेडिकल बेनिफिट कैसी है आप लोगों का, मतलब एम्प्लॉय लोगों का? हाँ, अगर आप फुल टाइम किसी कंपनी में काम कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट के साथ, इलीगल काम मत करना कभी भी, ये मेरी रिक्वेस्ट है। हर वक्त जैसी कंपनी हो, जुन भी कंपनी हो, कॉन्ट्रैक्ट में साइन करना है। ये फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। ठीक है। वर्क परमिट होना चाहिए, उसके बाद जॉब कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, उसके बाद काम में लगिए। इलीगल काम मत करिए, ठीक है। अगर ऐसे काम करेंगे तो हमारे पास बेनिफिट है सोशल इंश्योरेंस का, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जूस कंट्रीब्यूशन। ओके। वो सोशल इंश्योरेंस होता है, वो सब कुछ होता है उसमें, इंश्योरेंस होता है हमारा। बाद में पेंशन, अगर पोलैंड में रहते हैं लॉन्ग टर्म, तो हमारे लिए पेंशन भी उधर होता है। अच्छा। जब हम सिक होते हैं, सिक लीव बैठते हैं घर, उसमें भी पैसा आ जाता है। अच्छा। उसके प्लस पॉइंट क्या ये भी है कि 1 ईयर में ऑलमोस्ट 1 मंथ हमको पे लीव मिलता है, मतलब लीव में बैठते हैं। हाँ, पर सैलरी आ जाएगा। मतलब आप अपने कंट्री जाके आ सकते हो, ऐसा जाके आ सकते हैं, उसके लिए 80% पेमेंट मिलेगा। अच्छा। वो भी बेनिफिट है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट इम्पोर्टेंट है। वो उसमें होता है उमोवाओ प्राचा नाम के कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट 2 और 3 किस्म के होते हैं नॉर्मली। अच्छा। वो उमोवाओ प्राचा, वो द मोस्ट पॉपुलर वन है, वो करना है। उसमें सब कुछ ये बेनिफिट जो बोला मैंने वो मिलता है, आ जाएगा। हाँ। और उसके बाद अगर आपको कुछ हुआ तो आप हॉस्पिटल एडमिट हो जाएंगे फ्री में। सब कुछ फ्री में मिलेगा, उधर रहने का, बैठने का, खाने का सब कुछ वो टेक केयर करेंगे। वो बहुत अच्छा है इधर का। एक माइनस पॉइंट है वो है कि वो इमरजेंसी जब होता है ना, इमरजेंसी का मतलब इमीडिएटली एम्बुलेंस बुलाना है तो अभी मिल जाएगा, आ जाएगा, दिक्कत नहीं है। पर मेरे को फीवर हो गया है, फीवर तो इमरजेंसी नहीं है। अगर फीवर है और हॉस्पिटल जाना है, उसमें थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा, मे बी 1 डे और 2 डे, वो अच्छा दिक्कत है। हाँ। पर उसके लिए प्राइवेट मेडिकल होते हैं, प्राइवेट मेडिकल में पैसा पे करके हम जा सकते हैं। फिर क्लेम मिलता है? उसमें क्लेम नहीं होता है, वो हमारी सुविधा के लिए हम खुद करते हैं, इसलिए हम पे। ट्रांसपोर्ट में कुछ बेनिफिट मिलता है? ट्रांसपोर्ट में बेनिफिट है, ये सिटी में डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल हम वारसा में हैं, वारसा में बहुत बेनिफिट है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, बहुत अच्छे ट्रांसपोर्टेशन है। इधर मेट्रो भी है, बस भी है, वो तो मैंने देख लिया, सब है। और सब कुछ इंटीग्रेटेड है, वन सिस्टम है सब कुछ के लिए। वो वारसा ट्रैवल कार्ड है। हाँ। वो सिटी ऑफिस में जाके हम, जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफिस होता है, उधर जाके हम
अप्लाई कर सकते हैं, इमीडिएटली बन जाएगा। ओके। उसमें ये है कि 110 ज़्लोती पर मंथ पे करना है। ओके। आपको वार्सा जिधर भी जाना है सिर्फ वही से हो जाएगा। मतलब और मेट्रो चढ़ना है, बस में जाना है, मेट्रो में जाना है, ट्राम में जाना है, किसी भी ट्रांसपोर्टेशन हो 25 यूरो में। हाँ, ऑलमोस्ट 25 यूरो। इसके अलावा क्या बेनिफिट मिलता है एक रेसिडेंट को? एक रेसिडेंस को वो हो गया, हमने बोले इंश्योरेंस हो गया, पेंशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, है ना, सिक लीव हो गया, हाँ, एनुअल लीव हो गया, बहुत है। हाँ। अब बात करते हैं कि एक बंदा शादीशुदा है, हाँ, और यहाँ पे काम कर रहा है, तो कितने सालों के बाद और कितनी सैलरी मिलने पे फैमिली को बुला सकता है? ओके। वो फैमिली रीयूनियन, वो 2 किस्म के होते हैं। फर्स्ट होते हैं वो फैमिली रीयूनियन बोलते हैं, हम नॉर्मली डिपेंडेंट वीज़ा बोलते हैं। जी जी जी। हाँ, डिपेंडेंट वीज़ा बोलते हैं, पर इधर डिपेंडेंट का मतलब होता है कि आपके अगर बीवी बच्चे, हाँ, बेबी बच्चे बुला रहे हो, इनवाइट कर रहे हो, तो वो डिपेंडेंट हो जाएंगे जी। आपके इनकम में डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए डिपेंडेंट। कितनी सैलरी? इधर बोलते हैं कि फैमिली रीयूनियन बोलते हैं। हाँ जी, मैंने सुना है। हाँ, फैमिली रीयूनियन वीज़ा बहुत आसानी से मिलता है। उसके लिए आप इधर आए हुए और फर्स्ट TRC कंप्लीट होने के बाद सेकंड TRC आपके पास होना चाहिए। इसका मतलब है 2-3 साल लग जाएगा उसके लिए। अच्छा। फर्स्ट TRC कार्ड आना चाहिए, उसके बाद सेकंड कार्ड के साथ आप अप्लाई कर सकते हो अपने फैमिली के लिए। पर अगर आप श्योर वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो सेकंड कार्ड के बाद करिए, उसके बाद लगभग तो सैलरी का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है? सैलरी की रिक्वायरमेंट होता है, मिनिमम जो है वही, वो काफ़ी है। लेकिन फिर बच्चा रहेगा तो भी मिनिमम चलेगा? बच्चा के लिए प्लस होना चाहिए। प्लस कितना? वो देखना पड़ेगा थोड़ी बहुत। ठीक है, गवर्नमेंट के हिसाब से एक आदमी इधर रहने के लिए अभी के हिसाब से शायद 800 ज़्लोती पर मंथ होना चाहिए, ऐसा कुछ है। डिपेंडेंट पे 1000-1200 होगा, ठीक है। फैमिली को अगर मैं बुलाता हूँ तो एक फ्लैट कितने का आता है, मतलब मंथली रेंट? मंथली रेंट वो तो एक्सपेंसिव है इधर। सिटी के थोड़ा बाहर, सिटी के थोड़ा बाहर, जैसे जानकी में। फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई आदमी कंपनी में काम कर रहा है जी, वो 300-400 मंथली पे करके वो बैठा है उधर, वो अपनी फैमिली इनवाइट करेंगे, वाइफ को इनवाइट करेंगे और हस्बैंड को इनवाइट करेंगे। किसी कंपनी में डिपेंड रहता है, किसी कंपनी ऐसा भी किया है कि कंपनी ने एक रूम उनको लिए दे दिया है और वो 1000-1500 ऐसे पे करेंगे और कंपनी ने दे दिया है। ऐसा है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि 1000-1200 में फैमिली के लिए रूम आ जाएगा। तो नहीं तो ऐसा रूम कितने का? अगर अपार्टमेंट लेना है तो एक्सपेंसिव पड़ेगा, वो मिनिमम 3000 ज़्लोती ऐसा कुछ। मतलब एक बंदे की सैलरी अगर 10,000 है तो ही सोचे यहाँ फैमिली बुलाने के लिए, ऐसा सोचे? नहीं, वो भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो जब फैमिली आ जाएगा, फैमिली भी काम करेगा, वो दोनों का इनकम हो जाएगा ना। अच्छा, उस तरफ से आसानी हो मतलब जाएगा। बाकी पढ़ाई तो फ्री है? हाँ, बच्चे के लिए पढ़ाई फ्री है। डिपेंडेंट वाले को भी मेडिकल फ्री है? मेडिकल फ्री हो जाता है। चलो, बहुत अच्छा, मतलब अपडेट मिल गया है कि भाई यहाँ पे सैलरी कितनी मिलती है, टैक्सेशन सिस्टम समझा दिया हमने, रेंट समझा दिया। इस वीडियो में काफ़ी चीज़ कवर हो गया, और पहले वीडियो में जो लाइव आए तो उसमें कवर हो गया था कि भाई स्कैम से कैसे बचना है। तो एक बंदा अगर इनसाइड यूरोप है और उसके पास TRC वैलिड है तो क्या यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है दूसरे देश से? हाँ, जैसे कि क्रोएशिया से, माल्टा से, स्पेन। हाँ, वो क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा चला है आजकल, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग उधर से इधर आ रहे हैं। क्रोएशिया, रोमानिया, माल्टा, इस विषय में मैंने वीडियो भी बनाया। उधर से बहुत लोग इधर आ रहे हैं। हाँ। वो उसमें बहुत रिस्की है, एक हिसाब से रिस्की है, दूसरे हिसाब से अगर अच्छे से तरीक़े से डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीक़े से हो गया तो रिस्की नहीं है। रिस्की नहीं है। ये अगर फॉर एग्जांपल ऐसे एक बंदा क्रोएशिया में उधर काम कर रहा है, उधर का TRC भी हो गया जी, तो वो क्या कर सकता है, जैसे आप दुबई से किसी का वर्क परमिट अप्लाई करते हो ना, वैसे ही सेम करना है। यहाँ क्रोएशिया से इधर कुछ कंपनी में अप्लाई करना है वर्क परमिट। वर्क परमिट आ जाएगा, उसके बाद एक लॉयर को पकड़ना है। हाँ, लॉयर को बोलना है कि मेरा वर्क परमिट आ गया है, मेरे को उधर आना है, लीगल प्रोसीडियर के लिए मेरे TRC के लिए अपॉइंटमेंट लेना है, अगर और सब कुछ डॉक्यूमेंट लॉयर को देना है जो ज़रूरी है।
लॉयर अपॉइंटमेंट को फिक्स करेगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से 1 मंथ नेक्स्ट मंथ 25 तारीख का अपॉइंटमेंट है, तो वो बंदा उधर जो अपॉइंटमेंट 25 में है 20 तारीख को वो कंपनी में बोल सकता है कि मैं 10 दिन के लिए मेरे को छुट्टी चाहिए, ऐसा बोल सकता है, और उधर से इधर आ आके बायोमेट्रिक अपना कर ले। बायोमेट्रिक देना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि जब वो बायोमेट्रिक देगा उसके पास तो TRC होगा ना। हाँ। वो चेक करेंगे हाँ। TRC वैलिड है कि नहीं। ओके। अगर TRC वैलिड है तो वो लीगल हो गया उसके बाद। अच्छा। और उसको जो कंपनी से वर्क परमिट आया है उसी कंपनी में रहना है, उसी कंपनी में काम करना है, और जो टैक्स भरना है, पे करना है। जो TRC जो उसके पास था वो हैंड ओवर करना पड़ेगा? नहीं वो नहीं। ओके। उसको कॉपी देना है। हाँ। वो कॉपी रख। लॉयर कितना फीस चार्ज करता है फिर उसके लिए अंदाजा? उसके लिए डिपेंड होता है। नॉर्मली 2500-3000 जो होती है ऐसा लेता है। 2000 से 3000 तक ना लेता है। हाँ। मतलब 700-800 यूरो ले लेता है। लेते हैं वो इलीगल तो करने के लिए भी। हाँ, लीगल प्रोसीजर के लिए इतना चार्ज है। अगर चीप मिल गया तो वो 1000-1500 में भी सुना है ऐसा। टूरिस्ट वीजा वालों के लिए मुश्किल है। टूरिस्ट उधर से इधर आने के लिए, टूरिस्ट वाला बंदा इधर अगर आया है, हाँ। यहाँ पे जॉब करना चाहता है, तो भी पॉसिबल है या नहीं है? बहुत डिफिकल्ट है। अगर वो हाई स्किल मैन पावर है तो मे भी, बट नॉर्मल वर्कर के लिए मुश्किल है। मतलब लॉयर के थ्रू भी इम्पॉसिबल है। जैसे है इम्पॉसिबल जैसे है वो, क्योंकि 2017 में जो लॉ चेंज हुआ है ना। हाँ। उसके बाद वो नेगेटिव डिसीजन दे दिया। हाँ। तो ये ठीक है। चलो, ये क्रोशिया की जो बात थी ना, क्रोशिया से इधर आ जाएगा तो उसके बाद अपॉइंटमेंट हो जाएगा। अपॉइंटमेंट में बायोमेट्रिक देगा, उसके बाद वो लीगल हो गया। पर ये समझना चाहिए कि वो वही कंपनी में काम करना है। समझ गया। नहीं कि दूसरी जगह जाना है उधर काम। तो कंपनी यहाँ पे चेंज नहीं किया जा सकता? बाद में जब आपका इधर का TRC आ जाएगा ना। हाँ। उसके बाद चेंज करो। अच्छा, यहाँ पे मत करो। TRC कंपनी के नाम का नहीं होता है? कंपनी के नाम में होता है, पर उसमें कंपनी लिखा हुआ नहीं होता है। उसमें अच्छा। आपका डिटेल होता है, कंपनी का डिटेल नहीं होता है। क्योंकि क्रोशिया में कैसा होता है, माल्टा में कंपनी का नाम होता है। हाँ, इधर नहीं होता है, पर उनके पास वो डिटेल होता है कि कौन सी कंपनी के लिए ये काम कर रहा है, दिया है। वो डिसीजन पेपर। अगर मैं दूसरी कंपनी चेंज करता हूँ तो TRC बनाने की जरूरत नहीं है, वही TRC चलता है। TRC से डॉक्यूमेंट चेंज होता है सिस्टम। पहले चेंज करना पड़ता था। हाँ। TRC भी चेंज करना पड़ता था। अब नहीं है, पर डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है। तो TRC कैसे चेंज करना है, क्या चीज़ें करना है, सब कुछ वीडियो में कवर हो गया है। इस वीडियो में मैं जितना भी कोशिश है, मैंने पूरी कोशिश की कि पोलैंड के सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँ, और विवेक भाई ने पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी। इनके चैनल को जाके सब्सक्राइब करना, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में टैग डाल देता हूँ। फिर भी एक बार इस वीडियो में अपने चैनल का नाम बता दीजिए। द ब्लिस, THE द BLISS ब्लिस। अच्छा, द ब्लिस, समझ गया मैं, द ब्लिस। जो नेपाली लोग देख रहे हैं ना वो विजिट कर सकते हैं, क्योंकि मेरा वीडियो जो होता है नेपाली में होता है। इसलिए नेपाली लोग जो आपके सब्सक्राइबर है, आपका व्यूअर है, वो आके देख सकते हैं। द ब्लिस करके इनकी चैनल है, और इनको चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच आप सबका, शुक्रिया।